नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी वही है, दूल्हा दुल्हन और प्रेत। इसका पार्ट 2 है और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि तभी पूरी कहानी समझ में आएगी कि शिल्पी के साथ ऐसा क्या हुआ और विजय के साथ ऐसा क्या हुआ। तो सारी स्टोरी समझने के लिए आप पार्ट 1 जल्दी से देख करके आइए। तब तक मैं ये कहानी शुरू करती हूँ और फिर आप लोग इसमें ऐड हो जाइएगा। अगर आपको कोई सुझाव देने हैं अपने तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर जा कर के भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको अपनी कहानियाँ भी भेजनी है तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। इन शॉर्ट आपको कहानी बताते हैं कि शिल्पी और विजय की शादी फिक्स होती है। लव मैरिज शादी थी और दोनों बहुत खुश थे, दोनों के परिवार भी खुश थे। मेहंदी की रस्म के लिए शिल्पी को घर से बाहर जाना पड़ा था और जब वो वहाँ से आई थी तभी कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से आज शिल्पी की ये हालत थी। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। सुबह दादी शिल्पी के रूम में जाती हैं और सोचती हैं कि उसे लेकर के मंदिर जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं शिल्पी रूम में नहीं है। ये देख कर के वो एकदम से चौंक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर से कुंडी लगाई थी तो बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। और जब ये खोलने गई थी तब भी बाहर से ही कुंडी लगी थी, मतलब कि किसी ने खोला नहीं। तो आखिर शिल्पी गई कहाँ? पूरे घर में ढूंढा जाता है, सब जगह ढूंढते हैं। विजय को भी फ़ोन करते हैं तो विजय आता है और वो भी ढूंढने लगता है। तभी अचानक से सभी देखते हैं कि शिल्पी मेन गेट से आ रही है और उसके हाथ में एक पूजा की थाली है। इनकी दादी दौड़ कर जाती हैं और देखती हैं, पूछती हैं, बेटा तुम कहाँ गई थी? तो उसने कहा, दादी मैं मंदिर गई थी और वहाँ से आई हूँ, ये लीजिए प्रसाद। अब दादी उसका फेस देख रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि जो रात में हुआ था मतलब कि सब ठीक हो गया है शायद, क्योंकि मंदिर ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। लेकिन इनकी दादी को ये समझना चाहिए था कि ये आज शिल्पी को हनुमान मंदिर ले जाना चाहती थी पुजारी जी से मिलवाने के लिए। अब वो वहाँ नहीं जाएंगी क्योंकि शिल्पी ठीक हो गई है। अब सब बहुत खुश होते हैं। शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, हल्दी हो जाती है, संगीत होता है। जब संगीत हो रहा था तभी शिल्पी को सब बोलते हैं, शिल्पी डांस करो, तुम भी डांस करो। शिल्पी डांस करने लगती है और इतनी तेज़ी से घूमती है, पूरे आंगन में वो चक्कर लगाती रहती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती ही नहीं है, बस चक्कर पे चक्कर लगाए रहती है। विजय उसको हाथ पकड़ के एकदम से रोकता है और जैसे ही वो रोकता है शिल्पी गिर के बेहोश हो जाती है। सब सोचते हैं हो सकता है कि इतने चक्कर लगा रही थी इस वजह से बेहोश हो गई है, लेकिन बात कुछ और ही थी। फाइनली शादी का दिन आता है और शादी हो जाती है। शिल्पी अपने ससुराल चली जाती है और सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। शिल्पी जब अपने ससुराल में पहली ही रात को जब सोने के लिए गई थी तो उसे अपने रूम में कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने विजय से कहा भी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और घबराहट सी हो रही है, उल्टी हो रही है, एक बार उल्टी कर भी चुकी है वो। तो विजय कहता हो सकता है थकावट की वजह से होगा और तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाए। तो कहती नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो विजय देखता है कि शिल्पी के पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जो कि बहुत अजीब था। और ऐसा कैसे हो सकता है? शिल्पी नहा करके जब आई थी तभी विजय ने देखा था और वो बोलता है ये नाखूनों के निशान कैसे आए? तो शिल्पी कहती है पता नहीं मुझे। तो बात आई गई हो गई और ये लोग अपने अपने काम में लग गए। विजय को ऑफिस जाना था और वो ऑफिस चला गया क्योंकि छुट्टी मिली नहीं थी। शिल्पी को भी जाना था लेकिन शिल्पी ने आज बोला कि नहीं, मुझे आज और रेस्ट करना है, अब मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। तो विजय कहता ठीक है तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है।
शिल्पी लेटी थी और घर में सभी अपने अपने काम में थे। नई बहू है तो कोई ज़्यादा काम भी नहीं था। ये अपने रूम का दरवाज़ा इसने बंद कर लिया था और लेटी ही थी। तभी इनकी सासू माँ बाहर से आती हैं और दरवाजे पे कान लगा के सुन रही थी कुछ। तब तक पीछे से विजय आता है। विजय कहता है, माँ ये क्या कर रही हो? तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा मुझे ऐसा लगा अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही है, वो भी एक नहीं कई आदमियों की आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। विजय कहता है, माँ हो सकता है मोबाइल में कुछ देख रही हो, वीडियो देख रही होगी। तो विजय दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है शिल्पी सो रही है और मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ है। अब ये अपनी माँ का मुंह देखता है, माँ भी इसको देखती रहती है। उसके बाद इसकी माँ चली जाती है किचन में और विजय उसको जगाता है, कहता है तबीयत ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो वो कहती नहीं मेरी तबीयत ठीक है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। शिल्पी का व्यवहार थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा बात नहीं करती थी और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करने लगी थी। घर वाले ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये तो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगा था कि हद से बाहर हो रही थी बातें। और ये कई बार पता नहीं क्यों सुसाइड करने की भी कोशिश करती थी। अब विजय भी परेशान हो गया था कि आखिर झगड़े का कोई रीज़न नहीं समझ में आता है, लेकिन बेमतलब में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन विजय ऑफिस से जब घर आया था तो शिल्पी थोड़ा जल्दी आ गई थी ऑफिस से और वो छत पे बैठी थी। तो विजय उसे ढूंढते ढूंढते छत पे जाता है तो देखता है कि शिल्पी अकेले ही बात कर रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो ये फ़ोन में बात कर रही है, ये कैसे अकेले कैसे कोई बात कर सकता है। तो ये जाता है पीछे से शिल्पी को जैसे ही पकड़ता है, शिल्पी पीछे मुड़ के देखती है, उसकी आंखें एकदम लाल थी और बहुत तेज़ी से चिल्ला के बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? अब ये एकदम से डर जाता है कि ऐसे क्यों बोल रही है, अगर मैं नहीं आऊँगा तो फिर कौन आएगा। वो एकदम से उठती है और नीचे चली जाती है अपने रूम में और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। अब ये बहुत परेशान होने लगा था, आखिर ये क्या हो रहा है। ये अपनी माँ के रूम में चला गया सोने के लिए क्योंकि इनके पिताजी नहीं थे और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो उस रात विजय अपनी माँ के कमरे में ही लेटा क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था शिल्पी ने। लेकिन फिर भी इसे बहुत डर लग रहा था। ये बार बार जाकर दरवाज़ा चेक कर रहा था सब ठीक है या नहीं, लेकिन शिल्पी ने दरवाज़ा एक बार भी नहीं खोला था। तभी रात को वही 2 बजे कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो विजय एकदम से दौड़ के जाता है और दरवाजे के जो होल से ये देखने की कोशिश करता है कि अंदर सब ठीक तो है, लेकिन वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। तो इसने खिड़की खोलने की कोशिश की, खिड़की खुली हुई थी और जैसे ही इसने अंदर देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि बेड पर ये बैठी है और इसके साथ में कोई और भी बैठी है। एक औरत है जो बहुत अजीब सी दिख रही है, उसके बड़े बड़े बाल हैं और काले कपड़े उसने पहन रखे हैं। तो वो उसके साथ बैठी है और शिल्पी उससे बात कर रही है। जैसे ही एक झांक ही रहा था तभी अचानक से शिल्पी की निगाह विजय के ऊपर पड़ती है और विजय छुप जाता है, लेकिन शिल्पी ने विजय को देख लिया था। अब ये डर गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा अब। तभी शिल्पी दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, तुम्हें सुकून नहीं है? तुम हमें जीने क्यों नहीं देना चाहते हो? तो ये बोलता है, मैंने ऐसा किया क्या है? मैं तो बस इसलिए देख रहा था तुम ठीक तो हो ना। कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। और अंदर कौन है? कि अंदर क्या कर रही हो तुम? अंदर कौन है? तो ये दरवाज़ा एकदम से खोलता है। जब अंदर जाता है तो देखता है अंदर कोई भी नहीं है। तो आखिर खिड़की से जो देखा था वो कौन था? अब ये बहुत परेशान होता है, अपनी माँ से बताता है। तो माँ कहती है, इनकी मम्मी को फ़ोन करो, हो सकता है वो किसी को जानती हों और कुछ करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ऊपरी चक्कर है। अब 1 साल हो चुका था और ये अपनी सासू माँ के घर जाता है विजय। उनको सारी बातें बताता है कि माँ, जब से हमारी शादी हुई है शिल्पी मुझसे बात नहीं करती है और झगड़े हमारे इतने बढ़ गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें।
और वो अजीब अजीब सी हरकतें करती है, रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है। सुबह उसके पूरे बदन पर नाखूनों के निशान होते हैं। इनकी माँ सुनती रहती हैं, फिर उसके बाद अपनी सासू माँ को बुलाती हैं, मतलब कि शिल्पी की दादी को। उन्हें सारी बातें जब बताई जाती हैं तो उनकी दादी सर पे हाथ रख के एकदम से बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि शायद जो मेहंदी वाले दिन हुआ था इसके साथ, वो शादी में इसके साथ फेरे ले चुकी है या ले चुका है, पता नहीं कौन है, लेकिन अब अगर फेरे ले लिया है उसने तो अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। हमें अब बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो वो विजय से बोलती है, विजय तुम शिल्पी का साथ देना और उसके साथ ही रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तब तक मैं गुरुजी को बुलाती हूँ। ये जाती हैं, गुरुजी को फ़ोन करती हैं तो गुरुजी शहर से बाहर होते हैं। बोलते हैं 2 दिन में मैं आ जाऊँगा, तब तक तुम ध्यान रखना। तो विजय अपने घर जाता है और शिल्पी को ढूंढ ही रहा था तो पता चलता है शिल्पी ऊपर छत पे है। रात हो गई थी, 11 बज गया था और ये शिल्पी को ढूंढते ढूंढते जब छत पर गया तो उसने देखा शिल्पी छत पर बैठी है और बाल खुले हुए हैं, उसके पलथी मार कर बैठी है और अजीब अजीब से हंस रही है और ज़मीन में जैसे हाथ से पीटते हैं वैसे पीट रही है। ये बोलता है, शिल्पी क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, चलो नीचे चलो, सब ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं है। और ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं हम। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन नीचे जाने के लिए वो तैयार नहीं थी। विजय बहुत जिद करता है, तब वो किसी तरह उठती है लेकिन बोलती है कि मैं रूम में नहीं जाऊंगी। और विजय जब पूछता है ऐसा क्यों, तो वो बोलती है कि नीचे वो बैठी है और मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। विजय समझ नहीं पाता है कुछ और वो शिल्पी को ज़बरदस्ती रूम में लेके जाता है और वहाँ पर बैठालता है, समझाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शिल्पी अगल बगल देख रही थी जैसे पागल लोग देखते हैं और बहुत डर रही थी। कहती है कि इस बेड के नीचे कोई होगा या अलमारी के ऊपर कोई होगा। एक भंडरिया टाइप में ऊपर कमरे में बनी हुई थी। वो कहती है कि वहाँ पर वो बैठी रहती है और मुझे देखती रहती है। उसके साथ में एक आदमी भी है, वो मुझे देखता है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो विजय। तो विजय कहता है कि ऐसा क्या है, मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखता है। तो वो कहती है नहीं नहीं, बस चिल्लाती रहती है और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। ये तुरंत शिल्पी की दादी को फ़ोन करता है और उनसे बताता है सब कुछ। उनकी दादी कहती हैं, बेटा बस 1 दिन की बात और है और तुम घर में हवन पूजा थोड़ा सा कर लो और कल गुरुजी आ जाएंगे। दूसरे दिन इंतज़ार करते हैं ये लोग, रात पूरी हो जाती है और सुबह जब होती है तो विजय सो गया था और उसने ध्यान ही नहीं दिया। शिल्पी अपने रूम में फांसी लगा चुकी थी, वो फांसी पर झूल गई थी, खुदकुशी कर ली थी उसने। शिल्पी कुछ बताना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विजय शायद समझ नहीं पाया। और शिल्पी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी कभी भी। लेकिन उसके साथ जो ये हादसा हुआ, इसकी वजह से सब लोग इतना ज़्यादा दुखी हुए। और रात में वो शायद कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, तो ये ढूंढता है वो कागज़ की उसने क्या लिखा है। तो उसने बस इतना ही लिख पाया था शायद कि वो यहीं पर है और मैं अब जी नहीं पाऊँगी क्योंकि वो मुझे जीने नहीं देगी। तो हो सकता है मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर जा सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मुझे बचा लो। तो ये समझ नहीं पाता ये क्या है। तभी गुरुजी आते हैं और गुरुजी घर में पूजा पाठ करते हैं और क्रियाकर्म उसका सब कुछ किया जाता है। तो गुरुजी बताते हैं कि जब तुम मेहंदी में गए थे तो वो शमशान घाट के पास से 2 प्रेत इसके पीछे लग गए थे और वो अब तक इसके साथ थे, इसीलिए इसका व्यवहार इतना बदल गया था और ये इस तरह से हो गई थी। और फाइनली उस दिन वो उन दोनों ने इसको अपने साथ बुला लिया और इसको अपने साथ ले गए। अब वो यहाँ नहीं है तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन शिल्पी चली गई, हम उसे बचा नहीं पाए।
इसका हमें बहुत खेद है। घर में हवन पूजा करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन विजय आज भी शिल्पी को भूल नहीं पाता है। ये कहानी विजय ने बताई थी और ये कहानी एकदम सच्ची है। किसी को अगर झूठ लगती है तो प्लीज़ कहानी समझ करके ही सुन लेना, क्योंकि ये सुनाते सुनाते मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था शिल्पी के साथ। तो आप लोगों को अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।